मेरे जिस्म पर बदनुमा धब्बे निकल आए तो मेरे पति ने मुझे तलाक देकर घर से निकाल दिया और दूसरी शादी कर ली। मैं सड़कों पर दर बदर की ठोकरें खाती रही। कोई मुझे काम पर भी नहीं रखता था। एक दिन मैं एक आलीशान होटल में गई। अपने जिस्म को अच्छी तरह से छुपा दिया ताकि काम मिल जाए और वहां बर्तन धोने लगी। एक दिन होटल का मालिक किचन में विजिट के लिए आया। अचानक उसकी नज़र मेरे हाथ के निशान पर पड़ी। उसने एकदम से आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया और ऐसी बात कही कि मुझे महसूस हुआ उसी पल मेरे सर पर आसमान गिर गया हो। मेरा नाम रंजना है। मैं खामोशी से अपने कमरे में बैठी हुई अपने हाथ को देख रही थी, जहां पर कई तरह के बदनुमा धब्बे मौजूद थे। आंखों में आंसू लिए मैं लगातार उन धब्बों को रगड़ रही थी। एक औरत होने की हैसियत से मुझे बहुत तकलीफ हो रही थी। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत थी। मेरे पति हर वक्त मेरी खूबसूरती की वजह से मुझ पर लट्टू रहते थे। उनका तो मानो बस नहीं चलता था कि मुझे वो बहुत छुपा कर रखे। लेकिन अचानक से उस हालात ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया था। अभी मैं मायूस नज़रों से अपने हाथों को ही देख रही थी जब अचानक से कमरे का दरवाज़ा खुला और मेरी सास अंदर दाखिल हुई। उनको देखते ही मैंने फ़ौरन से अपना दुपट्टा संभाल लिया। कहने को वो एक औरत थी और काफ़ी समझदार पढ़ी लिखी औरत थी, पर मैं उनकी इज्जत करना जानती थी। उन्होंने आते ही मेरे चेहरे पर कई हजार रुपए के नोट फेंके थे और मुझे देखते हुए बोली, शाम में मेरा बेटा आए तो उससे तलाक लेकर मेरे घर से चली जाना। पता नहीं कौन सी बीमारी तुम्हें लग गई है, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे को भी लग जाएगी। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी इन हरकतों की वजह से मेरे बेटे को कुछ हो जाए। उनकी बात सुनकर मैं फौरन से बोली, मैं आपकी बात नहीं समझी। और आप ये क्या कह रही हैं? मैं तो डॉक्टर के पास जा रही हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं भी अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही वो बोली कि मुझे पता है तुम्हें एड्स हो गया है। तुम जैसी औरत इस सोसाइटी पर धब्बा है। ऊपर वाला तुम्हें बर्बाद करे और हम लोगों से दूर कर दे। बस मैंने कह दिया है कि तुम यहाँ नहीं रह सकती। मैंने अपने बेटे को भी समझा दिया है, ये तुम्हें तलाक दे देगा और इस घर से चली जाना। अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। मैं अपने बेटे की शादी किसी अच्छी लड़की से कराऊंगी जो मेरे बेटे को खुश रख सके। ये कहकर वो औरत वहां एक मिनट भी नहीं ठहरी थी और कमरे से गुस्से से चली गई, जबकि मैं अपने आसपास बिखरे हुए नोटों को देख रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि ये वही औरत है जो मेरे लिए दीवानी थी। अक्सर लोग मेरी सास को देखकर हसरत करते थे कि काश हमारी सास भी ऐसी ही मोहब्बत करने वाली होती जैसी रंजना की है। अरे अपनी बहू को बेटी से भी बढ़कर समझती है। लेकिन आज उनका व्यवहार देखकर मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं किस तरह से रिएक्ट करूं। वो समझ रही थी कि वो मुझे बहुत संगीन और गंदी बीमारी हो गई है जो छूने से फैलेगी, लेकिन ऐसा नहीं था। डॉक्टर ने कहा था कि मुझे किसी दवाई का रिएक्शन हो गया है, लेकिन मेरी सास सुनना ही नहीं चाहती थी। मुझे और ज्यादा रोना आया था। अचानक ये मुझ पर क्या मुसीबत आ गई है। मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा भी नहीं किया, बल्कि हर इंसान के साथ बहुत नरमी से पेश आती। लेकिन उस दिन अचानक होने वाले मसले ने मुझे बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल दिया था। वक्त भी धीरे धीरे गुजरा जा रहा था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक पूरा हो गया था। मुझे टेंशन भी हो रही थी कि कहीं मेरे पति आकर सच में मुझे तलाक न दे दें, और मुझे इस बात का यकीन भी था। मेरे पति बहुत ज़्यादा समझदार इंसान हैं। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और फिर मुझसे प्यार भी कितना करते हैं। अभी मैं इन्हीं सोचों में गुम मुझे कुछ ही देर गुजरी थी जब कमरे का दरवाज़ा खुल गया और मेरे पति अंदर दाखिल हुए। उन्हें देखते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट सी आ गई थी। कहने को मेरी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनका चेहरा देखकर मैं सब गम भूल गई थी। मैं कुछ कहती उससे पहले ही वो बोले कि मेरी माँ ने तुम्हें तलाक देने को कह दिया है। अब मैं अपनी आखिरी रस्म पूरी करूँगा। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ और मुझे तुम्हारे साथ में कोई भी रिश्ता नहीं रखना। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तुम एक घटिया औरत हो। तुम्हें मालूम है तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हें एड्स हो गया है और अब मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता हूँ। उनकी बात सुनकर मैं पत्थर की बन गई थी। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि वो आते ही मेरे साथ ऐसा जुल्म कर सकते हैं। कुछ लम्हे तक मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन जैसे ही मेरा दिमाग जागा तो मैं तड़प कर अपनी जगह से खड़ी हुई और उनको देखते हुए बोली कि आप ऐसा मत करिए मेरे साथ, ये जुल्म है।
ऊपर वाला आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। मुझे एड्स नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे दवाइयों का रिएक्शन हो गया है। जबकि वो बोले, कौन सी दवाई? तुमने कौन सी दवाई खाई है? मुझे सिर्फ इतना बता दो। उनकी बात सुनकर मुझ पर हैरानगी आ गई। वो और बोले कि 1 हफ्ता नहीं, पूरा 1 महीना हो गया और ये बदनुमा धब्बे तुम्हारे शरीर से जा ही नहीं रहे। तुम क्या समझती हो, मैं और मेरी माँ पागल हैं? जिसको तुम जो कहोगी हम वही मानते रहेंगे। दफा हो जाओ मेरे घर से। वैसे भी मैं शादी करने वाला हूँ। तुम्हारी जगह इस घर में अब नहीं है। अब मैं तुम जैसी औरत से रिश्ता नहीं रखना चाहता। क्यों रखूं मैं तुमसे रिश्ता, जिससे मेरी इज्जत का कोई ख्याल ही नहीं? पता नहीं कितने मर्दों के साथ। वो अभी अपनी बात पूरी करते, इससे पहले मैं उनके करीब गई और एक जोरदार थप्पड़ उनके चेहरे पर मारते हुए बोली, अगर आपने अपनी गंदी जुबान से मेरे लिए कुछ भी उल्टा सीधा बोला तो मैं आपको माफ नहीं करूंगी। दिव्यांशु, कैसे आप मुझे तलाक दे सकते हैं? आप मेरे साथ खुद गए थे, डॉक्टर ने पूरा चेकअप भी किया था, मेरा ब्लड टेस्ट भी हुआ था और उसमें साफ साफ बताया गया था कि मुझे दवाइयों का रिएक्शन हुआ है। और वैसे भी मैंने अभी कुछ दिन पहले ही तो बुखार की दवाइयाँ ली थी। हो सकता है कि उसी से हो। आप मुझे ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? मैं इस तलाक को नहीं मानती। ये गलत है। मैं आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराऊंगी। जब अचानक से उन्होंने अलमारी खोली थी और मेरा सूटकेस निकालकर उसमें कपड़ा डालना शुरू कर दिए और वो मुझे देखते हुए बोले कि ये फर्नीचर, ये सामान सब मेरा है। तुम्हारी माँ ने तुम्हें दहेज में सिर्फ ये एक सूटकेस ही दिया था। इसमें ही तुम्हारा सामान लाकर दे रहा हूँ। अब यहाँ से जाओ। मैं बेकार की बातें नहीं सुनना चाहता। अब तुम मुझ पर बोझ हो गई हो। मेरी होने वाली पत्नी माँ के कमरे में बैठी हुई है। उसको बिल्कुल भी तुम्हारा वजूद इस घर में बर्दाश्त नहीं है। ये लो तलाक के कागजात, इन पर सिग्नेचर करो और दफा हो जाओ। मैंने ये पहले ही बनवा लिए थे क्योंकि मैं तुम्हें अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं सिर्फ उनको देखती रह गई। उन्होंने बस लम्हा भर ही लगाया था और मेरा पूरा बैग बनाकर मेरे सामने फेंक दिया और मुझ पर तरस खाकर मुझे कुछ पैसे भी दिए। मेरे हाथ में बैग थमा दिया और मेरा बाजू थामे वो सीधा बाहर आ गए। मैं बस सुन होकर उनकी हरकतों को देख रही थी। ये वही इंसान था जो मुझ पर कभी जान छिड़कता था और आज मुझे घर से धक्के मारकर निकाल रहा था। मैं कुछ समझती उससे पहले ही उन्होंने मेरा बैग उठाकर बाहर गली में फेंका था और फिर मुझे बाहर धकेलते हुए बोले, मेरे दरवाजे पर आने की ज़रूरत नहीं है। आज तो तुम्हें आराम से निकाल रहा हूँ। अगली बार पूरी गली के सामने तुम्हें बेइज्जत करूँगा। अब दफ़ा हो जाओ अपनी सूरत लेकर। मैं उनकी शक्ल देखती रह गई और उन्होंने दरवाज़ा मेरे मुंह पर ही बंद कर दिया। तब कुछ होश आया था। मैं दरवाज़ा पीटते हुए बोली, दरवाज़ा खोलिए दिव्यांशु। आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपको माफ़ नहीं करूँगी। मुझे एड्स नहीं है। ऊपर वाले के लिए मेरी बात सुनिए। मुझे दवाइयों का रिएक्शन हुआ है। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरा दिल इतनी तेज़ी से धड़क रहा था कि मैं अपनी हालत समझ ही नहीं पा रही थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे पूरी दुनिया घूमती हुई नजर आ रही थी। ऐसे कैसे वो मुझे छोड़कर किसी और लड़की को अपनाने का सोच सकते हैं? मैंने उनकी खातिर अपने माँ बाप से लड़ाई की थी। उनकी खातिर मैं अपने घर वालों के सामने भी खड़ी हुई थी कि मुझे इस इंसान से ही शादी करनी है। फिर ये कैसे मेरे साथ ऐसा जुल्म कर सकते थे? सोच सोचकर ही मेरी जान हलकान हो रही थी। मैं वहीं जमीन पर रोते रोते बैठ गई। मैं अपने माँ बाप के घर भी लौटकर नहीं जा सकती थी। मेरी माँ ने मुझे एक बार नहीं कई बार समझाया था कि तुम्हारा पति तुम्हारा सहारा है। तुम सिर्फ और सिर्फ उसे इसीलिए पसंद हो क्योंकि वो तुम्हें खूबसूरत मानता है। अगर तुम्हारी खूबसूरती को ज़रा बराबर भी दाग लगा तो वो तुम्हें छोड़ देगा। और आज मेरी माँ की बात बिल्कुल सही साबित हुई थी। काफ़ी देर तक मैं ज़मीन पर बैठी हुई अपनी किस्मत को रोती रही थी, पर आने जाने वाले लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। मुझसे अब और यहाँ बैठा नहीं गया था। मैं अपना सामान लिए हुए चुपचाप अपने पति का घर छोड़कर मेन रोड पर आ गई थी। गाड़ियाँ इधर उधर जा रही थी। मेरे पास तकरीबन 10,000 रुपये थे जो मेरे पति ने मुझे रकम दी थी। मैं फैसला नहीं ले पा रही थी कि मुझे आखिर करना क्या है। मैं अपनी माँ के घर जाऊं या फिर यहीं सड़क पर बैठकर रोती रहूं। फिर काफ़ी देर सोचने के बाद मैंने अपनी माँ के घर जाने का फैसला किया था। मैं कोई मर्द तो नहीं थी जो रात भर अगर सड़क पर भी गुजार देती तो मेरी इज्जत पर दाग नहीं आता। मैं एक औरत ज़ात थी। एक औरत ज़ात कभी भी घर से अकेली रात बाहर नहीं गुजार सकती। एक रिक्शा रोककर मैंने अपनी माँ के घर का एड्रेस बताया
और फिर उसमें बैठ गई थी। मेरे दिल में कई तरह के ख्यालात आ रहे थे। क्या मम्मी पापा मुझे अपनाएंगे या भाई भाभी मुझे ताना नहीं देंगे? शादी के वक्त मैंने सबसे लड़ाई की थी, जिस वजह से मुझसे कोई अब नहीं मिलता था। मैं अपनी सास और अपने पति में ऐसी गुम हो गई थी कि मुझे मेरे माँ बाप की कमी का एहसास ही नहीं होता था। लेकिन अब सारी दुनिया मेरा साथ छोड़ चुकी थी, तो सिर्फ मुझे मेरे माँ बाप ही याद आए। एक लंबे सफ़र तय करके मैं अपने घर पर आ गई थी। रिक्शे वाले को किराया देकर मैं अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर खूब रोई। 2 साल पहले इस दहलीज को पार करते हुए मैंने दिल में ठान लिया था कि यहाँ पर लौटकर कभी भी नहीं आऊंगी। अपनी सारी जिंदगी अपने पति के आंगन में ही गुजार दूंगी। लेकिन मुझे पता नहीं था कि 2 साल बाद वक्त फिर से दोहराया जाएगा और मैं दोबारा से इसी दहलीज पर खड़ी होकर सोचूंगी कि अब इस दहलीज को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे अब किसी के साथ की ज़रूरत नहीं है। मैंने धड़कते हुए दिल के साथ डोरबेल बजाई। कुछ लम्हे के बाद दरवाज़ा मेरी भाभी ने खोला था। वो मुझे देखते ही मुंह बनाकर अंदर चली गई, जबकि मैं अपनी जगह पर पत्थर की बनी हुई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या फैसला लूं, अंदर जाऊं या फिर दरवाजे से ही लौट जाऊं। उनका व्यवहार मुझे इतना समझा चुका था कि अंदर मुझे किस तरह की इज्जत दी जाएगी। दिल को संभाले मैं खामोशी से अंदर दाखिल हुई। लॉन में ही मेरे मम्मी पापा और भाई भाभी बैठे हुए थे। मैंने सबको नमस्ते किया तो मेरी मम्मी एकदम से अपनी जगह से खड़ी हुई और मुझे देखते हुए बोली, वहीं पर ठहर जाओ, घर के अंदर दाखिल होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी सास ने फ़ोन करके बता दिया है कि तुम्हें क्या हो चुका है। मुझे शर्म आती है तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए। मैं समझी थी कि तुम सिर्फ और सिर्फ दामाद जी से प्यार करती हो, लेकिन तुम इतनी घटिया निकलोगी मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। उनकी बात सुनते ही मैं तड़प कर बोली, मम्मी मुझे एड्स नहीं हुआ, ऊपर वाले की कसम। आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलिए, वो बताएंगे कि मुझे सिर्फ और सिर्फ दवाई का रिएक्शन हुआ है। हाँ, उसी की वजह से मेरे जिस्म पर ये धब्बे निकल आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मुझे एक संगीन बीमारी हो गई है। और मैं कुछ कहती उससे पहले ही मेरी भाभी चिल्लाई थी, यहाँ पर खड़ी होकर तुम बात करने के काबिल भी नहीं हो, इसलिए बेहतर होगा कि यहाँ से चली जाओ। मेरी छोटी बच्चियाँ हैं, मेरे बेटे भी हैं। ऊपर वाला ना करे तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों को ये तकलीफ हो गई तो मैं क्या करूँगी? जाओ यहाँ से, इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अगर ये हमारे घर के अंदर रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। वो मेरे भाई को देखते हुए चिल्लाकर बोली थी, जबकि मेरा भाई अभी अपनी जगह से खड़े होते हुए बोला, तुम पर 100 जान कुर्बान हो, लेकिन मैं भी तुम्हें इस घर में अब दाखिल होने की इजाज़त नहीं दूंगा। तुम अब खुद एक गंदी औरत हो, जिसे इतना ख्याल नहीं आया कि तुम्हारा एक गैरतमंद भाई भी है, एक इज्जतदार बाप है, पति है, सास है, माँ है। पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मज़ा चाहिए था और अब इसी मज़े की तुम्हें सज़ा मिलेगी। जाओ यहाँ से। मम्मी कहिए इसको निकल मम्मी कहिए इसको निकल जाए हमारे घर से। उस पल मेरा पूरा वजूद चकनाचूर हो गया था। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा था मेरे अपने सगे मेरे साथ ऐसा सलूक करेंगे। पति और सास तो पराए थे, वो मेरा खून नहीं थे। उनका ऐसा व्यवहार मुझे इतनी तकलीफ नहीं पहुंचाता जितनी तकलीफ मेरे अपनों के व्यवहार ने पहुंचाई। मैं रोते हुए बोली, मम्मी ऐसा मत करिए, मैं ऊपर वाले की कसम खाकर कहती हूँ मुझे एड्स नहीं हुआ। आप लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे? मैं किसी मर्द से नहीं मिली, मेरा ताल्लुक सिर्फ मेरे पति से था। मेरी बात सुनकर मेरी माँ बोली, तो तुम्हारे पति को एड्स क्यों नहीं हुआ? उसके चेहरे पर और हाथ पांव पर ये बदनुमा धब्बे क्यों नहीं निकले? अगर तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ उससे होता तो तुम्हें ये तकलीफ नहीं होती, तुम और मर्दों से भी मिलती हो। उनकी बात सुनकर मैं तड़प कर बोली, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कम से कम आप इतना तो सोचिए, अगर मुझे एड्स जैसा मर्ज है तो ये तकलीफ मेरे पति को क्यों नहीं हुई, मुझसे उन्हें क्यों ट्रांसफ़र नहीं हुई? मुझे ये तकलीफ पूरे 1 महीने से है, तो क्या मेरे पति को ये तकलीफ नहीं हो सकती? हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे हैं, एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल की हैं, वो मेरे करीब आए हैं। आप लोग कुछ तो सोचिए। मैं और कुछ कहती उससे पहले ही मेरी भाभी बोली, मम्मी ये जितनी देर यहाँ पर खड़ी रहेगी उसके जरासीन फैलते रहेंगे, इसको यहाँ से भेज दीजिए। मुझे तो सोचकर ही डर सा लग रहा है, उसके जाने के बाद पूरा घर धोना पड़ेगा। जबकि मेरी मम्मी बोली, हाँ भाई जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी कोई बेकार की बातें नहीं सुननी। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, इस घर में उनको कहीं कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? निकल जाओ यहाँ से।
उनकी बात सुनकर मैंने अपने पापा को देखा, जो बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे। मैं उनकी तरफ बढ़ने लगी तो मेरा भाई बोला, खबरदार जो तुम पापा के पास भी गई। वो बोले, उनको ये बीमारी लग जाएगी। अपने भाई की बात सुनकर मैं वहीं से तड़प कर बोली, पापा कुछ तो बोलिए, मैं आपकी बेटी हूँ। बाप तो अपनी औलाद के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देता है। कि आप मेरी तकलीफ नहीं समझ रहे। मैं सच कह रही हूँ पापा, मैंने कुछ भी नहीं किया। मुझे किसी भी तरह की बीमारी नहीं है। ये सिर्फ दवाइयों का रिएक्शन है। ये लोग नहीं समझ रहे। कम से कम आप तो समझिए। मेरी बात सुनकर उन्होंने अपना सर उठाया था और मुझे देखते हुए संजीदगी से बोले, सब लोग बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। जो धब्बे तुम्हारे जिस्म पर दिख रहे हैं वो इस बात की निशानी है कि तुम्हें एड्स हो गया। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा, मेरी बेटी जिसको मैं अपना फख्र समझता था वो ऐसा काम करेगी। तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। आज से तुम हमारे लिए मर चुकी हो। निकल जाओ मेरे घर से। मैं अब और तुम्हारा वजूद अपने घर की दहलीज पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये कहकर वो ठहरे नहीं थे, बल्कि अपने कमरे की तरफ चले गए थे। मैं पत्थर का टुकड़ा बन चुकी थी। ऐसा लगता था जैसे मेरे वजूद में जान बाकी ही नहीं रही है। मैंने अपनी माँ की तरफ देखा तो वो भी मुंह फेर कर चली गई। भाई और भाभी की तरफ देखने की मुझ में हिम्मत ही नहीं हो रही थी। कुछ देर तक मैं खामोशी से वहीं पर खड़ी रही। मैं फैसला नहीं कर पा रही थी कि अब क्या करूं। कुछ लम्हे के बाद मेरे भाई की आवाज़ मेरे कान में दोबारा से गूंजी थी। तुम्हें आवाज़ नहीं आ रही क्या? जाओ यहाँ से। इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। और अब कितनी बेइज्जती करवाओगी अपनी यहाँ खड़ी होकर। मैंने अपनी आंखों में आई हुई नमी को साफ किया और कांपते हुए बोली कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। मेरे पति ने मुझे तलाक दे दी है। मैं यहाँ पर सर्वेंट क्वार्टर में रहने के लिए भी तैयार हूँ। मुझे वहाँ पर रहने दो। भाई बोला, वो चौकीदार का कमरा है, तुम नहीं रह सकती। जबकि मैं बोली कि मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी बहन हूँ, इस घर की इज्जत हूँ, कुछ तो ख्याल करो। मेरी बात सुनकर वो एकदम से चिल्लाया था, क्यों करूँ तुम्हारा ख्याल? तुम जब काबिल होगी तभी तो तुम्हारा ख्याल किया जाएगा। तुम अपनी इज्जत अपने हाथों से लुटा बैठी हो। तुम मुझसे अच्छे की उम्मीद क्यों कर रही हो? जाओ यहाँ से। वहाँ खुला हुआ है दरवाज़ा। उनकी बात सुनकर मैं तड़प कर रोने लगी। हिचकियों से पूरा घर गूंज उठा था। जब अचानक से मेरी भाभी मेरे करीब आई। उन्होंने हाथ में ग्लव्स पहने हुए थे। मेरा हाथ पकड़कर बोली, जाओ यहाँ से। तुम इज्जत की जुबान नहीं समझोगी। निकलो यहाँ से। ये कहते ही वो मुझे घसीटना शुरू हो गई। ये वही घर था जहाँ पर मैं पैदा हुई थी, अपने लाड उठवाए थे, अपना बचपन गुजारा था। आज एक अजनबी औरत जो दूसरे घर से आई थी वो मुझे निकाल रही थी और मेरे घर का मेंबर यानी कि मेरा सगा भाई खड़े होकर खामोशी से देख रहा था। उन्होंने धक्के मारकर मुझे घर से निकाल दिया। मैं ज़मीन पर बेजान होकर पड़ी हुई थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मुझे अब क्या करना है। मैं कहाँ पर जाऊंगी? मैं बहुत रोने लगी कि ऐसा मत करो, दरवाज़ा बंद मत करो। मैं कहाँ पर जाऊंगी? रात के 10 बज रहे हैं, कुछ तो ख्याल करो। लेकिन ना मेरी भाभी को कोई ख्याल आया और ना ही भाई को। काफ़ी देर तक ज़मीन पर बैठी हुई मैं रोती रही थी और फिर इन लोगों के डर से मैं सामान उठाए एक बार फिर से रोड पर आ गई कि मैं कहाँ पर जाऊं, किससे मदद मांगूं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर तक मैं फुटपाथ पर अपना सामान लिए बैठी रही और फिर अपनी जगह से खड़ी हुई। मैं अब जिंदा नहीं रहना चाहती थी। मुझे जिंदा रहने का कोई हक ही नहीं था। यही सोचकर मैं मेन रोड के बीच हाथ फैलाए हुए खड़ी हो गई। जो होना था सो हो जाए। मैंने मरने का इरादा कर लिया था। अपने हाथ खोल दिए जब अचानक से एक गाड़ी ने मुझे बुरी तरह से हिट किया था। मैं दूर जाकर गिर गई। सर एक पत्थर से टकरा गया था। खून मेरे चेहरे पर बुरी तरह से बहना शुरू हो गया और अब मैं बेहोश हो गई। मुझे कुछ पता ही नहीं चला। मेरी आंख फिर कई घंटे के बाद एक नर्म बिस्तर पर खुली। कुछ देर मुझे समझ ही नहीं आया मैं किस जगह पर मौजूद हूँ। मेरी आंख फिर कई घंटे के बाद एक नर्म बिस्तर पर खुली। कुछ देर मुझे समझ ही नहीं आया कि मैं किस जगह पर मौजूद हूँ। लेकिन जैसे ही दिमाग जागा मैंने फौरन से नजरें घुमाई। वो कोई कमरा था, शायद किसी छोटे से मकान का। अभी मैं कुछ समझती उसी पल कमरे का दरवाज़ा खुला और एक औरत अंदर दाखिल हुई। उसकी उम्र तकरीबन 35 से 40 साल होगी। घरेलू औरत मालूम हो रही थी। उनको देखते ही मैं फौरन से बैठ गई, जबकि वो औरत मेरे पास आई और मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोली, हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमारी वजह से तुम्हें कितनी चोट आई। लेकिन बेटा देखो,
तुम्हें इस तरह से बीच रोड पर खड़ा नहीं होना चाहिए था। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि तुम्हें ज़्यादा चोट नहीं लगी, वरना हम क्या करते। उनकी बात सुनकर मैं बोली कि आप लोग कौन हो और मुझे यहाँ पर क्यों लाए हो? अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मुझे अस्पताल ले जाते। वो बोली, हाँ हम हॉस्पिटल ही लेकर जा रहे थे, लेकिन फिर सोचा घर ले आते हैं, क्योंकि सिर्फ तुम्हारे सर पर चोट आई थी। डॉक्टर ने आकर तुम्हारी अच्छी तरह से चेकअप कर लिया है और बोला कि फिक्र की कोई बात नहीं है। अब तुम मुझे बता दो, तुम्हारा घर कहाँ पर है? मैं और मेरे पति तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ आएंगे। तुम्हारा सामान भी बाहर ही रखा हुआ है। उनकी बात सुनकर मैं बोली कि मेरा कोई घर नहीं है। मेरे पति ने मुझे तलाक दे दी। माँ बाप ने अपने घर से निकाल दिया। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। अगर आप मेहरबानी करके आज की रात मुझे अपने घर में रहने दें तो मैं हमेशा आपकी शुक्रगुजार रहूंगी। मेरी बात सुनकर उस औरत के चेहरे पर एक साया सा लहराया और फिर वो घबराते हुए बोली, बेटा तुम्हारे जिस्म पर निशान है। और फिर वो घबराते हुए बोली कि बेटा तुम्हारे जिस्म पर ये निशान है। मेरे बेटे ने देखकर बोला है, ये किसी गंदी बीमारी के निशान है। हम तुम्हें आज की रात यहाँ पर नहीं रहने दे सकते। तुम्हारी वजह से मुझे मेरी ये चादर वगैरह भी फेंकनी होगी। मैं तुम्हें गंदा नहीं कह रही, न ही कुछ और कहना चाहती हूँ, पर मैं तुम्हें रात में अपने घर में गुजारने की इजाज़त नहीं दूंगी। मेरे बच्चे और पति की इजाज़त नहीं है। उनकी बात सुनकर मैं रोते हुए बोली कि आंटी, मुझे एड्स नहीं है, मुझे वो गंदी बीमारी नहीं है। मैं सच कह रही हूँ, मुझे दवाइयों का रिएक्शन हुआ है। आपने डॉक्टर को बुलाया था, क्या उन्होंने ऐसा कुछ कहा कि मुझे ये बीमारी है? मेरी बात सुनकर वो औरत खामोश हो गई और फिर सर को ना में हिलाते हुए बोली, नहीं, डॉक्टर ने तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला। मैं फौरन से बोली, अगर ऐसा कुछ होता तो डॉक्टर इलाज भी नहीं करते, वो फिर उस तकलीफ के किसी स्पेशलिस्ट के पास भेजते। ज्यादातर डॉक्टर तो देखना भी पसंद नहीं करते हैं। मैं कसम खाकर कह रही हूँ, मुझे सिर्फ दवाइयों का रिएक्शन है। अगर आपको यकीन नहीं तो आप दोबारा से इस डॉक्टर को बुला लीजिए। आंटी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं बाहर कहाँ पर जाऊंगी? मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। आपको बदले में मैं पैसे दे दूंगी। पूरी रात गुजारने के 1000 रुपए दूंगी। मेरे पति ने मुझे कुछ रकम दी है। मैं किसी होटल में भी रात नहीं गुजारना चाहती। मैं वहाँ महफूज नहीं होंगी। आपको देखकर मुझे एक बड़ी बहन की फीलिंग आ रही है। मैं एकदम जज्बाती हो गई थी। मेरी बात सुनकर वो औरत खामोश रही और फिर मुझे देखते हुए बोली कि मैं अपने पति और बेटे से बात करती हूँ। अगर उन्होंने इजाज़त दे दी तो तुम यहाँ रह सकती हो, वरना बेटा मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। ये बोलकर वो औरत कमरे से चली गई थी, जबकि मैं पीछे बहुत ज़्यादा रोने लगी। इंसान की औकात इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक खिलाड़ी की तरह है। जो खिलाड़ी जख्मी हुआ उसे ये दुनिया वाले अपनाते नहीं। आज मुझे इस बात का बहुत अच्छे से एहसास हो रहा था। कुछ लम्हे के बाद वो औरत वापस आई और मुझे देखते हुए बोली कि अच्छा, तुम यहाँ पर रह सकती हो। मेरे बेटे ने और मेरे पति ने इजाज़त दे दी है, लेकिन तुम सुबह होते ही यहाँ से चली जाना। अब हमारी जिम्मेदारी नहीं कि तुम कहाँ पर जाओगी, और बेफिक्र रहो, तुम्हारे सर पर ज़्यादा चोट नहीं आई है, बस हल्की सी खराश है। खून निकलने की वजह से पट्टी की गई है। दवाइयाँ वगैरह तुम्हें दे दी गई हैं। कुछ खाओगी तो बताओ, ला दूँ? उनकी बात सुनकर मैंने सर को ना में हिलाया और उनके आगे हाथ जोड़ते हुए बोली कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपकी हमेशा शुक्रगुजार रहूंगी। मैं बस अब थोड़ा आराम करना चाहूंगी। उन्होंने हाँ बोलकर दरवाज़ा बंद कर दिया था, जबकि मैं वहीं पर रोते रोते लेट गई। आज एक दिन में ही मेरी पूरी दुनिया लुट गई थी। मेरे पति ने मुझे तलाक दे दी थी। मेरी सास ने मुझसे मुंह मोड़ लिया था। मेरे माँ बाप, जिन्हें मैं अपना समझती थी, उन्होंने मुझसे बात करना भी अच्छा नहीं समझा। मेरा भाई, जो एक वक्त पर मुझ पर जान छिड़कता था, आज वो मुझे देखना भी नहीं चाहता था। उसकी पत्नी मुझे अपने हाथों से घर से निकाल रही थी और उसने कुछ नहीं बोला। ये सोच सोच कर ही मेरे वजूद में एक लहर दौड़ रही थी, उदासी, दुख, तकलीफ की लहर। रोते रोते मैं कब गहरी नींद में चली गई, मुझे कुछ पता ही नहीं चला। अगली सुबह का सूरज पूरी तेजी से रोशन हुआ था। सूरज की किरण जैसे ही मेरे चेहरे पर पड़ी, मेरी आंख खुल गई थी। कुछ देर तक मैं चुपचाप बिस्तर पर लेटी रही। सर में चोट लगने की वजह से मुझे बुखार हो गया था। मुझे अपना पूरा वजूद टूटा हुआ सा महसूस हो रहा था। मैं कोशिश कर रही थी कि उठकर बैठ जाऊं, लेकिन बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं तो ये सोच सोच कर ही हलकान हो रही थी कि अभी मुझे यहाँ से निकलना है, लेकिन मेरे जिस्म में इतनी हिम्मत ही नहीं थी
कि मैं यहाँ से खड़ी होकर 2 कदम दरवाजे तक ही चली जाती। कुछ लम्हे के बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और वो औरत दाखिल हुई। उसके पीछे एक नौजवान लड़का और एक अधेड़ उम्र का आदमी भी मौजूद थे। मेरे करीब आते ही तीनों ने इज्जत से नमस्ते किया, जबकि मैंने नमस्ते का जवाब दिया। तकिए के सहारे बैठ गई। फिर वो औरत मुझे देखते ही बोली कि अब आपकी तबीयत कैसी है? मैंने सर को ना में हिलाया था और उस औरत को देखते हुए बोली कि मुझे बुखार हो गया है, सर बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है और जिस्म भी टूट रहा है। क्या मैं आज एक दिन और यहाँ पर गुजार सकती हूँ? मैं अभी कुछ कहती इससे पहले ही वो लड़का बोला कि नहीं, आप यहाँ पर नहीं रह सकती। आपको जो मर्ज़ है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता कि हम आपको यहाँ रहने दें। बेहतर होगा कि आप अपना सामान लें और यहाँ से चली जाएं। आपके 10,000 रुपये आपके बैग में ही रखे हुए हैं। 1 रुपया भी आगे पीछे नहीं किया गया। आप खड़ी हो जाएं। मेरी मम्मी को आपने बिल्कुल पागल समझ लिया है और रात इन्हें बेवकूफ़ बनाकर आप यहाँ पर ठहर गईं, लेकिन अब मैं और आपको यहाँ रहने नहीं दूंगा। वो और कुछ कहता इससे पहले ही वो औरत बोली कि बदतमीज़ी मत करो, मैं बात कर रही हूँ ना इनसे। जबकि वो बोला कि आप खामोश रहिए मम्मी, आपकी मासूमियत का लोग फ़ायदा उठाकर इस तरह हमारे घर में नहीं घुस सकते। आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप यहाँ से चली जाएं। उस लड़के की बात सुनकर मुझे बहुत रोना आया था। जिंदगी ऐसी हो जाएगी मैंने कभी सोचा भी नहीं था, पर क्या कर सकते हैं, जब हालात ऐसे पैदा हो जाएं और अपने साथ छोड़ दे तो अजनबी इसी तरह से सलूक करते हैं। मैंने सर हाँ में हिलाया और हिम्मत करके अपनी जगह से खड़ी हुई, लेकिन सर इतनी बुरी तरह से चकराया था कि मैं उसी पल बेहोश होकर वहीं गिर गई। वक्त की रफ्तार न कभी रुकी है और ना ही कभी रुकेगी। मेरी आंख रात के 10 बजे खुली थी। मैं इस बिस्तर पर पड़ी हुई थी। कुछ देर तक मैं खामोशी से लेटी रही, लेकिन अब जिस्म काफ़ी हल्का महसूस हो रहा था। सुबह जैसी हालत नहीं थी। मैं चुपचाप अपनी जगह से खड़ी होकर अब कमरे के दरवाजे तक आई। कमरे का दरवाज़ा खोलकर मैं बाहर आई तो सामने लॉन में दोनों पति पत्नी बैठे हुए थे। मुझे बाहर देखकर वो लोग खड़े हो गए। वो औरत फौरन से मेरे पास आई, मुझे पकड़कर बोली डॉक्टर आए थे, उन्होंने बताया है कि तुम्हें बस दवाइयों का रिएक्शन है, तुम्हें एड्स नहीं है। मेरे बेटे को गलतफहमी हुई थी। बेटा तुम आराम करो, तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब है। जबकि मैं बोली कि आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे 2 दिन अपने घर में रखा, पर अब मैं और नहीं रहूंगी, मैं जाना चाहती हूँ। जबकि पीछे मौजूद इंसान मुझसे बोला, पर आपने कहा था कि आपके पति ने आपको तलाक दे दी है, घर वालों ने भी निकाल दिया है, तो आप कहाँ पर जाएंगी? रात के 11 बज रहे हैं। उनकी बात सुनकर मैं कांपती आवाज़ में बोली कि मुझे मालूम नहीं, पर कोई ना कोई बंदोबस्त तो करना होगा। कब तक मैं आपके घर पर रहूंगी? मेरी बात सुनकर वो बोला एक काम करिए, आज की रात और ठहर जाइए, सुबह होते ही आप यहाँ से चली जाना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। दरअसल हम बहुत शर्मिंदा हैं, बिना वजह आपको सुबह इतनी बातें सुना दी थी और आपको कुछ भी नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि जो लोग ऐसा सोचते हैं वो जाहिल होते हैं। आपको एड्स नहीं है, आपकी बस दवाइयों की ही वजह से ये हालत है। आप किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाइए, आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। जबकि मैं बिना कुछ भी कहे खामोशी से अंदर गई। जो मेरे साथ 24 घंटे के बीच हो चुका था, उसने मेरे अंदर से सब हसरतें मार दी थी। मैं पहले यही इरादा रखती थी कि किसी अच्छे स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाकर अपना इलाज कराऊंगी, लेकिन अब हालात ऐसे हो गए थे कि मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं खुद को मार लूं। पति ने साथ छोड़ दिया, सास जो मुझे बेटियों की तरह चाहती थी, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया, और जो वो बाप मेरा अपना था, उन्होंने देखना भी गवारा नहीं किया, और भाई उसकी पत्नी ने उसी के सामने घर से निकाल दिया। क्या मुझे जिंदा रहने का भी हक था? ये सोच सोचकर मैं रोई जा रही थी। पूरी रात मेरी ऐसे ही गुजरी। अगली सुबह 11 बजे मैंने उन लोगों के साथ नाश्ता किया। अपनी जिंदगी तय करने के लिए घर से रवाना हो गई थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे किस तरफ जाना है, कहाँ जाना है, कैसे लोग मुझसे टकराएंगे, लेकिन मैंने दिल ही दिल में तय कर लिया था कि मैं किसी जगह पर नौकरी करूंगी और अपनी ज़िंदगी को गुजारूंगी। अब कुछ ना कुछ तो करना ही था। मुझे अपना इलाज भी करवाना था। पैसे मेरे पास मौजूद थे। मैंने पति के दिए हुए पैसे में से 1 रुपया भी अभी तक खर्च नहीं किया था। उनके घर से बिल्कुल एक पैसा भी आगे पीछे नहीं हुआ। काफ़ी देर तक मैं सड़कों पर ही घूमती रही और फिर एक दुकान में से एक बड़ी चादर खरीदकर अपना चेहरा, अपना वजूद अच्छी तरह से ढक लिया, ताकि मैं कहीं से भी नजर नहीं आऊं। मैंने अपना रुख एक बड़े आलीशान होटल की तरफ किया, उस उम्मीद पर कि मुझे यहाँ पर रहने के लिए जगह भी मिल जाएगी और काम भी मिल जाएगा
और ऊपर वाले ने ऐसा ही कर दिया कि जब मैं अंदर गई और नौकरी के हवाले से मैंने बात की, तो मुझे बर्तन धोने के लिए रख लिया गया था। साथ ही मुझे रहने के लिए जगह भी मिल गई थी। वहाँ पर काफ़ी सर्वेंट्स रहते थे, जिनमें सिर्फ 2 लड़कियाँ थीं जो वहाँ पर रहती थीं, बाकी सब मर्द ही थे। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मुझे सिर्फ और सिर्फ रहने के लिए जगह चाहिए थी। उन लोगों ने अपना यूनिफ़ॉर्म दिया, जो हाथ और पाँव को कवर कर रहा था। चेहरे को मैंने मास्क के ज़रिए कवर कर लिया। उन लोगों को इससे कोई मसला नहीं था। मुझे नज़र आ रहा था, पर एक बस छोटा-सा ही निशान था। मैंने वहाँ जाकर यही ज़ाहिर किया कि मैं अपने आप को छुपाकर रखना पसंद करती हूँ। मुझे महीने के 12,000 पर रखा गया था। मैं बहुत ईमानदारी से अपना काम करती थी। एकदम बर्तन को चमका देती थी। पूरा-पूरा दिन बर्तन धोने में गुज़र जाता था। हाथ भी दुख जाते थे, लेकिन क्या करती, बर्दाश्त करना ही था। आज सुबह से मेरी तबीयत काफ़ी अजीब सी हो रही थी। यहाँ पर काम करते हुए मुझे 2 हफ्ते हो गए। मैं अभी तक डॉक्टर के पास नहीं गई थी। मुझे छुट्टी मिल ही नहीं पा रही थी। ऊपर वाले का शुक्र था कि निशानों में बढ़ावा नहीं हुआ था, वहीं ठहरे हुए थे। आज मैं खामोशी से अपने काम में लगी हुई थी, जब अचानक से ऐलान हुआ कि होटल का मालिक किचन का विजिट करने आ रहा है। सब लोगों ने अपनी अपनी जगह संभाली। मुझसे मैनेजर ने कहा कि आप अपने ग्लव्स उतारिए। हम मानते हैं आप अपने आप को ऐसे छुपाकर रखना ज़्यादा पसंद करती हैं, पर आज आपको हमारे साथ थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। होटल का मालिक इन चीज़ों के मामले में काफ़ी सख्त है, तो आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। आपको ये करना होगा। उनकी बात सुनकर मैं काफ़ी घबरा गई। मैंने डरते डरते ग्लव्स उतार दिए। उस पर सिर्फ 2 निशान थे। मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये भी नज़रों में ना आ जाए। वक्त और तेज़ी से गुजरता जा रहा था। तकरीबन आधे घंटे के बाद मैनेजर ने आकर बताया कि सर आ रहे हैं। सब लोग अपने अपने काम में ही मगन रहे। मैं ध्यान से बर्तन धो रही थी, जब उनके आने पर सब लोग एकदम सीधे हो गए और सर को हेलो बोलने लगे। मैंने भी सर को देखकर नमस्ते किया और दोबारा बर्तन धोने लगी थी। वहाँ का मालिक काफ़ी खुशगवार व्यवहार का इंसान था। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। उस समय मुझे वो देखते हुए बोला, लगता है कि ये लेडी नई आई है। क्या मैं ठीक बोल रहा हूँ? मैनेजर अब मेरे बारे में बताने लगा। ज्यादा तेज तरार शब्द इस्तेमाल नहीं किए जा रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। न जाने क्यों मुझे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो अब मेरे पास ही आ रहा था। मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा। अभी वो कुछ कहते जब अचानक से उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैं एकदम से पलटी थी। वो मुझे देखते हुए बोले कि आपका नाम रंजना है। ये बात मुझे चौंकाने वाली थी, क्योंकि मैनेजर ने मेरा नाम उनको नहीं बताया था। मैंने सर हाँ में हिलाया तो बोले कि ये निशान आपको पता है कि ये किस चीज़ के हैं? मैं धीरे से बोली कि जी सर, ये दवाइयों के रिएक्शन से हुए हैं। मैं उनका इलाज करवा रही हूँ। मुझे वो एड्स की बीमारी नहीं है। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुराए और मुझे देखते हुए बोले कि जी, ये एड्स की बीमारी के निशान नहीं है। आपने अभी तक इस बीमारी के निशान देखे भी नहीं होंगे। दरअसल मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आप एक काम करिए, मेरे केबिन में आइए, वहीं पर बैठकर बात करते हैं। उनका लहजा बार बार लड़खड़ा रहा था। इतने सुकून से रहने की वो एक्टिंग कर रहे थे, जो उनके चेहरे से ही लग रहा था कि वो मुझे अच्छे से जानते हैं। न जाने वो इंसान कौन था। फिलहाल मैं चुपचाप उनके पीछे पीछे चली गई। सब लोग मुझे हैरत से देख रहे थे। एक इंसान जो पूरे होटल का मालिक था, जिसमें कई कमरे थे, बड़ी सी लॉबी थी। वहां का मालिक केबिन में मुझे बुला रहा था, सिर्फ एक बर्तन धोने वाली को। हैरान होने की बात तो थी। मैं डरते डरते कमरे में दाखिल हो गई। अभी मैं कुछ कहती समझती, इस पर उस आदमी ने कमरे का दरवाज़ा बंद किया और अचानक से मेरे सामने घुटनों के बल बैठ गए। मैंने बेयकीनी से उसकी ये हरकत देखी। वो मेरे पास बढ़ते हुए बोले, तुम मुझे सज़ा देने के लिए आई हो ना? यहाँ पर तो मेरे गुनाहों को सबके सामने लाने के लिए आई हो ना? सच सच बताना। मैं उनकी तरफ देखते हुए बोली, कौन हो आप? मैं ऐसा क्यों करूँगी? मैं तो आपको जानती भी नहीं हूँ। बस इतना जानती हूँ कि आप इस होटल के मालिक और मेरे बॉस हैं। मेरी बात सुनकर वो बोला, तुम्हारे वजूद पर जो निशान है वो मेरी वजह से आए हैं, और ये निशान इतनी आसानी से नहीं जाएंगे। तुम्हारे घर में जो औरत अब मौजूद है वो कोई और नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। दरअसल मैं उसको पसंद नहीं करता था। हर रात मसला खड़ा करना, छोटी छोटी बातों पर मुझसे लड़ना, तो जैसे उसने अपना पसंदीदा काम बना लिया था। मैंने ये दवाई बनवाई थी उसी के वजूद पर रिएक्शन करवाने के लिए, लेकिन वो बहुत तेज़ औरत है। उसने मुझे पकड़ लिया था और उस दवाई को तुम पर इस्तेमाल करवाया, तुम्हारे पति के ज़रिए।
वो दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे थे। मैं अपनी पत्नी को तलाक नहीं दे सकता था। अगर देता तो मुझे अपनी आधी जायदाद उसको देनी पड़ती। वो औरत अच्छी नहीं है, पैसों के पीछे भागने वाली एक गोल्ड डिगर औरत है, जिसको मोहब्बत के उसूल ही नहीं पता। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सब कुछ उल्टा हो जाएगा। मैं बेबस हो गया था। मजबूरन मुझे वो दवा उसको देनी पड़ी थी और उसने इसका गलत इस्तेमाल तुम पर किया। मुझे पता चला है कि तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें निकाल दिया, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो गई। लेकिन हाँ, अब मैं तुम्हारी जिंदगी संवारना चाहता हूँ। मैं तुम्हारा इलाज कराऊंगा। ये तकरीबन 6 महीने का इलाज है। तुम वापस से ठीक हो जाओगी और फिर मैं तुमसे शादी करूंगा। बोलो, मंजूर है? मैंने एकदम से कहा कि आप क्या बोल रहे हैं? आपकी पत्नी गोल्ड डिगर है, लेकिन मेरे पति के पास तो पैसा ही नहीं है। वो बोले, दरअसल तुम्हारे पति के पास पैसा तो नहीं है, पर वो उसकी पहली मोहब्बत है। वो दोनों कॉलेज से एक दूसरे को पसंद करते हैं। मेरी पत्नी कोई आम औरत नहीं है, उसके पास बहुत पैसे हैं। मैं भी कोई ऐसी ही औरत चाहता हूँ जो पैसों से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करे। कुछ देर तक मैं कुछ बोल ही नहीं पाई। वहां से उठी और फिलहाल मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। वो मेरा अब इलाज करवाने लगे थे। उन्होंने मुझे एक फ्लैट लेकर दिया जहां मैं रह रही थी। वहीं 6 महीने तक मेरा इलाज हुआ। मैंने अपनी बीमारी को दूर करने की कोशिश की और फिर उन्होंने मुझे शादी का ऑफर भी दिया। मेरे चेहरे पर से निशान चले गए थे। मेरे वजूद पर कहीं एक भी निशान नहीं था। मैं बिल्कुल पहले जैसी खूबसूरत औरत बन गई थी। और फिर उस आदमी ने मुझसे शादी की। शादी के बाद मैं एक बार अपने घर ज़रूर गई थी, अपने घर वालों को बताने के लिए कि वो कितने गलत थे। मेरे भाई ने, मेरी मम्मी ने, यहाँ तक कि मेरे पापा और भाभी ने भी मुझसे माफ़ी मांगी थी, लेकिन मैंने किसी को माफ़ नहीं किया। उन लोगों की वजह से जितनी तकलीफ़ मैंने झेली थी, ये सिर्फ ऊपर वाला जानता था। मैंने उस घर जाकर उस फैमिली को बहुत प्रार्थनाएं दी और बहुत ज़्यादा दिल खुश हुआ था। उनको मैंने पैसे की भी सपोर्ट की थी, जिन्होंने मुझे अपने घर में रहने के लिए जगह दी थी। मेरे पति ने उस नौजवान लड़की को अपने होटल में नौकरी पर भी रखा था। जिंदगी अचानक से बदल गई थी। मुझे किसी चीज़ का ख्याल नहीं रहता था। वो इंसान मुझसे इतना प्यार करता था जिसकी कोई हद नहीं थी। मैं भी उसको अपनी तरफ से खूब चाहती थी, क्योंकि उस इंसान ने मुझे एक ऐसा सच दिखाया था जिससे मैं बेखबर थी। मैं समझती थी मेरे पति मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। उनके जरिए मेरी आंखों पर बंधी हुई पट्टी खुल गई थी। उसके प्रपोज करने के बाद मेरी जिंदगी जैसे अचानक एक नए मोड़ पर आकर रुक गई थी। पर सच बताऊं तो असली कहानी तो उसके बाद से ही शुरू हुई। जब हाँ कह देने के बाद भी मेरा दिल पूरी तरह से शांत नहीं था। मैं पूरी रात अपने कमरे में बैठी रही। खिड़की से हवा आ रही थी और मैं सोच रही थी कि क्या सच में मेरी जिंदगी इतना बदल सकती है? क्या सच में मेरा अतीत मुझे पीछे छोड़ देगा? क्या सच में मैं फिर से किसी का हाथ थाम सकती हूँ, बिना डर के, बिना शिकायत के, बिना टूटे हुए एहसासों को छुपाए? फिर सुबह उसने धीरे से दरवाज़ा खटखटाया और कहा कि रंजना, नाश्ता तैयार है, चलकर खा लो। मैं उसकी आवाज़ सुनकर खुद हैरान थी। पहले कभी उसने इतनी नरमी से नहीं बुलाया था। शायद अब उसका भी डर निकल गया था कि कहीं मैं अपने कदम पीछे न खींच लूं। नीचे गई तो उसने मेज़ पर पराठे रखे थे और खुद खड़ा रहा, बस मुझे देखता रहा, जैसे पहली बार किसी को देख रहा हो। मैं बैठी तो उसने प्लेट आगे बढ़ाई और बहुत धीरे से बोला, रंजना, अगर तुम्हें किसी भी चीज़ से डर लगे ना तो मुझे बता देना, मैं संभाल लूँगा। मैं उस पल उसकी बात नहीं सुन रही थी। मैं महसूस कर रही थी कि इंसान तब खूबसूरत लगता है जब उसके दिल में कोई चाल न हो, सिर्फ सच्चाई हो। इसी दिन से मेरे लिए असल बदलाव शुरू हुआ। पूरे घर में जैसे एक नई हवा चलने लगी थी। वो हर बात में मेरी राय लेने लगा। कहीं जाना हो तो वो पहले पूछता कि मैं चल पाऊंगी या आराम करूं। मुझे पहली बार लगा कि मैं किसी की जगह नहीं, पूरी इज्जत बन चुकी हूँ। लेकिन मेरी मुश्किलें इतनी आसानी से ख़त्म नहीं हुई। कुछ ही दिनों के बाद मोहल्ले की औरतों की बातें मेरे कानों तक आने लगी। कोई कहती कि देखो, निशान मिट गए तो अब दूसरी जिंदगी शुरू कर रही है। कोई कहती कि इसे तो भगवान ने बचा लिया, वरना ऐसी लड़कियां तो कहीं की नहीं रहती। पहले तो झुंझलाहट होती थी, पर फिर मैंने खुद को कहा कि रंजना, तूने जितना झेला है उसकी कीमत ये बातें नहीं तय कर सकती। मैं उनसे बचकर चलने लगी, मगर उससे कुछ भी छुपा नहीं रहता था। एक शाम वो मेरे पास आया और बोला, अगर लोग तुम्हें कुछ कहते हैं तो सीधे मुझे बता देना, मैं हर एक का जवाब दूंगा जो तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा। उसकी आवाज़ में गुस्सा कम और मेरे लिए डर ज्यादा था। धीरे धीरे मेरी हिम्मत लौटने लगी। मैं नई चीज़ें सीखने लगी
घर संभालना, रिश्ते निभाना, यहाँ तक कि अपने मन की बातें बोलना भी। मैंने खुद से वादा किया कि अब डरकर नहीं जीऊँगी, अब अपनी कहानी खुद लिखूँगी, क्योंकि अब मैं अकेली नहीं थी। और फिर एक दिन उसने कहा कि रंजना, मैं चाहता हूँ तुम अपनी पढ़ाई पूरी कर लो। मैं पहले हैरान हुई, क्योंकि मैंने तो सालों पहले पढ़ाई छोड़ दी थी। वो बोला कि ज़िंदगी ने तुमसे बहुत कुछ छीना है, अब मैं चाहता हूँ कि तुम जो भी चाहो वो पा सको। मैं उसकी तरफ देखती रह गई, क्योंकि सच कहूँ तो दुनिया में बहुत इंसान मिलते हैं जो तुम्हें अपने मुताबिक बदलना चाहते हैं, पर बहुत कम मिलते हैं जो तुम्हें तुम्हारे मुताबिक मजबूत बनाना चाहते हैं। उसने मेरे लिए फॉर्म भरवाया, फीस भरी और हाथ पकड़कर कहा कि अब तुम पढ़ सकोगी, और मैं गर्व से कहूँगा कि मेरी रंजना किसी से कम नहीं है। मैंने उस दिन पहली बार अपने अंदर एक नई रंजना को महसूस किया, जो न टूटी हुई थी न रोती हुई, बस आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। उस रात मैं छत पर लेटी आसमान को देख रही थी। ठंडी हवा गालों से टकरा रही थी और मुझे लगा कि ऊपर वाला कभी किसी से कुछ छीनता नहीं है, बस वही देता है जिस वक्त उसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। और शायद अब मेरी ज़िंदगी में भी उजाले का वक्त शुरू हो चुका था। उसके कहने के बाद कि मैं पढ़ाई करूं, मेरे अंदर जैसे कोई बंद कमरा खुल गया हो। मैं खुद को किताबों के पास वापस जाते हुए अजीब सा हल्का महसूस कर रही थी। शुरू के कुछ दिन तो मुश्किल लगे, क्योंकि सालों के बाद फिर से किताबें खोलना आसान नहीं होता। पर हर सुबह वो मुझे चाय देकर कहता कि आज का चैलेंज क्या है, और उसकी ये एक लाइन मेरे लिए किसी दवा से ज़्यादा असर करने लगी। मैं पढ़ती तो वो मेरे पास बैठकर चुपचाप अपना काम करता, ताकि मुझे लगे कि मैं अकेली नहीं हूँ। कभी कभी वो गलत सवाल पूछ लेता और मैं हंस पड़ती, क्योंकि पढ़ाई उससे कम और मुझे ज़्यादा समझ आती थी। ऐसे छोटे छोटे पल मेरे दिल में किसी नरम रोशनी की तरह जमा होने लगे। एक दिन मैं किचन में थी और उसने पीछे से आकर पूछा, रंजना, तुम कब सोचोगी कि जिंदगी अब कितनी अच्छी है? मैं पलटी और उसे देखा। उसकी आंखों में वो सवाल सा था कि मैं अभी भी अतीत में अटकी हूँ या नहीं। मैंने बहुत धीरे से कहा कि शायद अब मुझे लगने लगा है कि जिंदगी सिर्फ दर्द नहीं देती, कभी कभी वो लोग भी देती है जो दर्द को मिटा देते हैं। उसने मुस्कुराकर कहा कि बस मैं यही सुनना चाहता था। पढ़ाई के साथ साथ घर में भी बहुत कुछ बदल रहा था। अब मोहल्ले की औरतें वैसे ताने नहीं मारती थी, क्योंकि उन्हें दिखने लगा था कि मैं टूट कर बैठी रहने वाली लड़की नहीं हूँ। मैं खुद को फिर से खड़ा कर रही हूँ, और उसके होने से मेरा कॉन्फिडेंस रोज थोड़ा थोड़ा बढ़ता जा रहा था। कई बार मैं सोचती थी कि अगर वो मेरी जिंदगी में ना आया होता, तो शायद मैं आज भी किसी कोने में खुद को ही गलत समझते हुए बैठी रहती। एक शाम जब वो ऑफिस से लौटा, तो उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। मैंने पूछा, ये क्या है? तो उसने कहा, खोल कर देख लो। मैंने उसे खोला तो उसके अंदर एक चांदी की पायल थी, बहुत सादी सी, लेकिन इतनी सुंदर कि मैं उसे देखती रह गई। उसने कहा, रंजना, मुझे नहीं पता बड़े बड़े गहनों से तुम खुश होगी या नहीं, पर मैंने सोचा ये पायल तुम्हारे पैरों में होगी तो तुम्हें हर कदम पर लगेगा कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। मैं बस उसे देखती रही, क्योंकि उसकी बातों में दिखावा नहीं था, सच्चाई थी, और सच्चाई हमेशा दिल को जगा देती है। मुझे एहसास हो गया कि उसके लिए मैं सिर्फ कोई जिम्मेदारी नहीं हूँ, बल्कि वो इंसान हूँ जिसे वो दिल से चाहता है और जिसे वो एक सुरक्षित जिंदगी देना चाहता है। कुछ ही दिन बाद उसने खुद ही शादी की बात छेड़ने से बचना शुरू कर दिया। शायद वो नहीं चाहता था कि मैं दबाव महसूस करूं, वो बस चाहता था कि मैं अपने तरीके से सारी चीजें तय करूं। एक दिन मैं पढ़ रही थी और उसने धीरे से पूछा कि रंजना, एक सवाल पूछूं? मुझसे हाँ निकल गई। उसने कहा, अगर कल मैं तुम्हारे घर वालों के पास जाऊं तो तुम मेरे साथ चलोगी? मैंने किताबें बंद की और उसकी तरफ देखा। वो सवाल नहीं था, वो भरोसा था, जिसे सुनकर मेरे दिल में एक अजीब सी गर्माहट फैल गई। मैंने कहा कि हाँ, मैं साथ चलूंगी, क्योंकि अब मुझे किसी भी चीज़ का डर नहीं है। उसने गहरी सांस छोड़ी और बोला, रंजना, मुझे लगता है अब वो वक्त आ गया है जब तुम सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं, बल्कि मेरे नाम का भी हिस्सा बन जाओगी। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल धड़क गया, जैसे पूरे कमरे में सिर्फ वही आवाज़ गूंज रही हो। उस रात मैं सो नहीं पाई। मैं बस ये सोचती रही कि कैसे एक इंसान हमारे टूटने की वजह भी बन सकता है, और ठीक उसी तरह कोई दूसरा इंसान हमारे जुड़ने की वजह भी बन जाता है। जिंदगी हर पल पलटती है, बस हमें हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए। अगली सुबह उसने कहा कि तैयार हो जाओ, आज हम तुम्हारे घर चल रहे हैं। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था। फिर मैं तैयार हुई और पहली बार खुद को शीशे में मुस्कुराते हुए देखा। जब हम दोनों मेरे घर पहुंचे तो मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी
कि मुझे लगा कि जैसे ये सिर्फ मेरा फैसला नहीं बल्कि मेरी पूरी जिंदगी का इम्तिहान है। दरवाज़ा खुला तो मम्मी ने पहले उसकी तरफ देखा, फिर मेरी तरफ, जैसे समझने की कोशिश कर रही हूँ कि क्या होने वाला है। मैंने उनकी आंखों में सीधा देखा और कहा कि मम्मी, ये वही इंसान है जिसने मुझे मेरी टूटी हुई हालत में भी सहारा दिया, मेरी हर कमजोरी को अपनाया, और आज वो आपसे मेरी जिंदगी मांगने आया है। मम्मी की आंखें नम हो गईं। पापा ने उसे बैठने को कहा। उसने बहुत सादगी से कहा कि अंकल, मैं रंजना को सिर्फ अपने घर नहीं बल्कि अपने दिल में रखना चाहता हूँ, और मुझे भरोसा है कि मैं इसे हर वो खुशी दूंगा जो ये डिजर्व करती है। उसके शब्दों में इतनी सच्चाई थी कि कमरे की हवा तक थम गई। पापा ने सिर्फ इतना कहा, अगर मेरी बेटी मानती है कि तुम उसके लिए सही हो तो मुझे भी कोई एतराज नहीं है। उस पर लगा कि जैसे मेरे कंधों से बरसों का बोझ उतर गया हो। मैं नहीं रोना चाहती थी, लेकिन आंसू खुद ही बह निकले। उसने मेरी तरफ देखा, जैसे दुनिया की सबसे कीमती चीज की तरफ देख रहा हो। उस दिन पहली बार मेरी जिंदगी की कहानी मुझे खुद अपनी लगने लगी। उसके बाद शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। मेरा घर रोशनी में डूबा हुआ था और ऐसा लग रहा था कि हर चीज मेरे साथ नई शुरुआत का जश्न मना रही है। मम्मी हर छोटी चीज पर ध्यान दे रही थी। पापा खुद बाजार जाकर मेरी पसंद का लहंगा लेकर आए और जब मुझे पहनाया तो बोले, रंजना, तुम आज सच में बहुत खूबसूरत लग रही हो। उन शब्दों ने मेरी आत्मा तक को छू लिया था, क्योंकि वो वही पापा थे जिन्होंने एक वक्त पर मेरी हालत देखकर खुद को दोषी मान लिया था। शादी के दिन मेरा दिल अजीब तरीके से शांत था, जैसे मैं एक लंबे सफर के बाद आखिर अपने पड़ाव पर पहुंच गई हूँ। मैं लाल लहंगे में बैठी थी। मेहंदी से सजी हथेलियां हल्की सी कांप रही थी। तभी मेरी सहेलियों ने कहा कि दूल्हा आ गया। जैसे ही मैंने धीमे से बाहर देखा, वो घोड़ी पर नहीं था बल्कि साधारण तरीके से चलकर आ रहा था, क्योंकि उसने कहा था कि मुझे शोर पसंद नहीं, मैं चाहता हूँ रंजना मेरी तरफ आते हुए शांति महसूस करे। वो साफ सुथरे कुर्ते में था और उसकी आंखें सिर्फ मुझे ढूंढ रही थी। बारात के शोर में भी उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे उसके लिए शादी भीड़ की नहीं बल्कि दो दिलों की थी। मंडप में वो मेरी तरफ देख रहा था और मैं उसकी तरफ। दोनों की आंखों में वही अजीब सा सुकून, वही अपनापन और वही भरोसा था। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे थे और मेरा दिल हर फेरे के साथ हल्का होता जा रहा था, जैसे मैं हर कदम पर अपना दर्द पीछे छोड़ती जा रही हूँ। जब उसने मेरी मांग में सिंदूर भरा तो मेरी सांसें थम गईं। एक पल के लिए लगा जैसे मेरी पूरी जिंदगी उसी लाल रंग में बस गई हो। उसकी उंगलियां हल्की सी कांपी, जिसे वो भी इस पल को उतनी ही गहराई से महसूस कर रहा हो। फिर उसने मेरे कान के पास झुककर बहुत धीरे से कहा कि आज तुम्हारी जिंदगी की हर तकलीफ यहीं खत्म हो गई रंजना, इसके बाद सिर्फ खुशियां होंगी। विदाई का समय आया तो मैं रोई, क्योंकि हर लड़की रोती है, लेकिन आज मेरी आंखों से डर नहीं बह रहा था बल्कि एक अजीब सी राहत बह रही थी। मैं अपने घर से नहीं बल्कि अपने अतीत से विदा ले रही थी। उसने हाथ पकड़ते हुए कहा कि रंजना, अब तुम जहाँ जाओगी वहाँ तुम्हें कोई चोट नहीं मिलेगी। उसका घर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसमें मेरे लिए जगह बहुत बड़ी थी। उसकी माँ ने मुझे गले लगा लिया और बोली कि बेटी, तू हमारे घर में रोशनी लेकर आई है। मैं चुपचाप उनकी सांसों में वो अपनापन महसूस कर रही थी जिसकी कमी मुझे सालों से खल रही थी। पहली रात हमने न कोई बेमतलब की बातें की, न कोई बनावट। बस वो मेरे पास बैठकर बोला कि रंजना, मुझे नहीं पता मैं कितना अच्छा पति बनूंगा, पर एक चीज का वादा करता हूँ, तुम कभी अकेली नहीं रहोगी, कभी डरकर सोओगी नहीं, कभी अपने आप को कम नहीं समझोगी। तुम बस थक जाओ तो मेरा हाथ पकड़ लेना, मैं हमेशा साथ खड़ा रहूंगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और पहली बार बिना डरे उस पर सर रख दिया। ऐसा लगा जैसे मैं जिंदगी भर से यही पल खोज रही थी और आज वो मुझे मिल गया। समय बीतता गया, मैं पढ़ाई करती रही और उसने हर कदम पर मेरा साथ दिया। मैं परीक्षा में पास हुई तो उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने दुनिया की सबसे बड़ी जीत हासिल कर ली हो। वो कहता है कि रंजना, तुमने खुद को जीत लिया और वही सबसे बड़ी बात है। अब जब मैं हर सुबह उसके बगल में उठती हूँ तो ऊपर वाले का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे वहाँ से उठाकर वहाँ ला खड़ा किया जहाँ इज्जत भी है, प्यार भी है और सुकून भी है। कभी कभी मैं आईने में खुद को देखती हूँ तो मुझे अपनी पुरानी झुकी हुई आंखें याद आती हैं, जिनमें सिर्फ दर्द था, और अब वही आंखें चमकती हैं क्योंकि उन्हें कोई ऐसा मिल गया जिसने टूट कर नहीं बल्कि जोड़कर प्यार करना सिखाया। जिंदगी हमेशा उसी मोड़ पर सबसे अच्छी बनती है जहां हमें लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं। ऊपर वाला कभी देर नहीं करता,
वो सिर्फ हमें इतना मजबूत बनाता है कि जब खुशियाँ आए तो हम उन्हें संभाल सकें। दर्द हमें गिरने नहीं बल्कि सही इंसान तक पहुँचाने के लिए आता है। और जब सही इंसान मिल जाए ना, तो पूरी दुनिया छोटी लगने लगती है। बस 2 दिल ही पूरी दुनिया बन जाते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफ़िकेशन बेल को ज़रूर दबाएँ ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।